जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बार बार डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इन 100 क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे ताकि एग्जामिनर क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछ ले, आप उन क्वेश्चन को सही करके आ सकें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। जब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसको हम कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो इसका कार्यकाल है ये 1969 से 1974 तक रहा, ठीक है। और भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1971 में। तो इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। आप कहेंगे डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। और इसके लिए मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था? तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति लक्ष्य रखा गया था। और उच्च प्राथमिकता दी गई थी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना, ठीक है। और इस योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी। तो आप कहेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और इसी योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? जुलाई 1969 में। और श्वेत क्रांति की शुरुआत करी गई थी 1970 में। और इसी योजना में 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो ये सारी बातें चौथी पंचवर्षीय योजना से आपको याद रखना है, ओके। और इसी प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया? ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके फैक्ट। तो दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले तैयार किया था। इन्होंने क्या किया? पहले कृषि उत्पादन के मूल्यों का आकलन किया और उसके बाद गैर कृषि उत्पादन के रूप में एक निश्चित प्रतिशत जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है। एक फैक्ट याद रखना जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में वैज्ञानिक प्रक्रिया का सबसे पहले प्रयोग किस व्यक्ति ने किया? तो राष्ट्रीय आय को निकालने में वैज्ञानिक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया था डॉक्टर VKRV राव ने, ठीक है। और कब किया था? 1931 में किया था। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? भारत की राष्ट्रीय आय निकालने में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था प्रोफेसर VKRV राव। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो बात है 1931-32 की। देखिए दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1867-68 में भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा लिया था, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। फिर 1931-32 में प्रोफेसर VKRV राव आए और इन्होंने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। हालांकि ये जो पद्धति है बहुत ज़्यादा संतोषजनक तो नहीं रही थी, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव इनका पूरा नाम है। और इन्होंने अपनी पुस्तक दी नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1932 में अपने तरीकों के बारे में लिखा है कि हमने भारत की राष्ट्रीय आय कैसे निकाली थी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके। और 1971 में ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और 1974 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है ना,
ये है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1947 में। और ये सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हैं। अब तक केवल 21 सैनिकों को परमवीर चक्र मिला है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक कितने सैनिकों को मिला है, तो 21 सैनिकों को मिला है। अंतिम बार कब मिला था? 3 जुलाई 1999 को अंतिम बार दिया गया था। और किसको दिया गया था? कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, संजय कुमार और योगेंद्र सिंह यादव को दिया गया था। भारतीय वीरता पुरस्कारों की रैंकिंग पूछी जाती है बढ़ते या फिर घटते क्रम में। ठीक है, तो सर्वोच्च कौन सा है? परमवीर चक्र है। उसके बाद आता है अशोक चक्र, फिर आता है कीर्ति चक्र और फिर आता है शौर्य चक्र। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको कहा जाता है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना करी गई थी दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना जो है ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के द्वारा 12 जुलाई 1982 को और 100 करोड़ रुपए की प्रदत्त धनराशि के साथ इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। और यह एक शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराती है। और इसी क्रम में दोस्तों सिडबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हम बात करें सिडबी की तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। स्थापना हुई थी 1990 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात करें, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1885 में स्थापना करी गई थी। और जब इसकी स्थापना करी गई उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया और कांग्रेस के बारे में इसने कहा कि कांग्रेस जो है ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, और डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, स्थापना हुई थी 1885 में और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और इसका कार्यकाल रहा 1884 से लगाकर 1888 तक। ठीक है, और स्थापना 28 दिसंबर 1885 को करी गई थी। और कितने प्रतिनिधियों की उपस्थिति में? तो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में। और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में स्थापना करी गई थी। ठीक है, संस्थापक कौन है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके संस्थापक हैं। इनको शॉर्ट में एओ ह्यूम कहा जाता है। और पहले अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें उससे पहले दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। यदि आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं कम समय में और आसान भाषा में, तो हमारी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक और इसी के साथ साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। जो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है ना, इसमें आपको विश्व का भूगोल मिल जाएगा, भारत का भूगोल, आपको भारतीय इतिहास मिलेगा, इतिहास के आपको तीनों पार्ट मिलेंगे, संविधान मिल जाएगा, आपको इकोनॉमी मिल जाएगा, आपको साइंस मिल जाएगा, साइंस के भी तीनों पार्ट मिलेंगे। और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z स्टैटिक जीके का निचोड़ आपको एक ही ई बुक में मिल जाएगा। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हमारी यूपी जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, तो इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बताइए मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को कितने दिनों के न्यूनतम काम की गारंटी दी गई है, या फिर कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है मनरेगा योजना के तहत? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मनरेगा। कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिटेल की हम बात कर लेते हैं। मनरेगा योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के
बेरोजगार लोगों को उनके आसपास और 5 किलोमीटर के दायरे में और एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के काम की न्यूनतम गारंटी प्रदान करती है मनरेगा योजना। ठीक है, कब लागू हुई? तो 7 सितंबर 2005 में ये योजना लागू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र का विकास और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। और दोस्तों पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था। नरेगा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ? 31 दिसंबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, केवल महात्मा गांधी जो है ये जोड़ दिया गया है, तो नरेगा से क्या बन गया? ये मनरेगा। ठीक है, और इसमें 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर भारत के सभी जिलों को शामिल किया गया है। और दोस्तों यदि कोई क्षेत्र सूखे या फिर प्राकृतिक आपदा से ग्रसित है तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा। यानी कि 100 दिनों का रोजगार दिया ही जाता है। ऐसे क्षेत्र जो कि सूखा से या फिर प्राकृतिक आपदा से ग्रसित हैं उनको 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा, यानी कि 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर इसका प्रमुख पदाधिकारी जो है ये ग्राम रोजगार सहायक होता है। ठीक है, ग्राम रोजगार सहायक या फिर इसको क्या कहा जाता है? तो इसको रोजगार गारंटी सहायक भी कहा जाता है या फिर मेट की नियुक्ति करी जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख होते हैं। और इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा गया कि मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? तो ग्राम सभा जो है ये सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन करता है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो देखिए दोस्तों, मनरेगा के तहत यदि आपको रोजगार प्राप्त करना है, ठीक है, तो आपको जॉब कार्ड बनवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसके लिए आवेदन करना होता है। और जब आपका जॉब कार्ड बनकर तैयार हो जाता है ना, तो इसकी वैधता होती है 5 साल तक। ठीक है, 5 साल के बाद इसको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मनरेगा योजना में दिव्यांगों को रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? दोस्तों पहले मनरेगा में दिव्यांगों को रोजगार नहीं दिया जाता था, तो पहली बार मनरेगा योजना के तहत दिव्यांगों को रोजगार दिया तमिलनाडु राज्य ने। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में जूट का पहला कारखाना जो है ये पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित किया गया। जो रिसरा है ना ये कलकत्ता के पास ही है। और भारत का जो पहला जूट का कारखाना है ना ये कब स्थापित किया गया था? तो 1885 में स्थापित किया गया था। और जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि एनएसई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो एनएसई का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें कि इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1992 में स्थापना करी गई थी। और दोस्तों इसको सेबी के द्वारा कब मान्यता दी गई? तो दोस्तों इसको सेबी के द्वारा मान्यता दी गई अप्रैल 1993 में। ठीक है, और एक फैक्ट याद रखना दोस्तों कि जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है ये भारत का और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये सबसे पुराना है भारत और एशिया का। यदि इसकी स्थापना पूछी जाए तो आप कहेंगे 1875 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? कौन सा मंत्रालय जनगणना करवाता है? तो दोस्तों जो होम मिनिस्ट्री है ना, गृह मंत्रालय, ये जनगणना करवाता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1881 में और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, और जो 2011 में जनगणना हुई है
ये कौन सी जनगणना है, तो ये 15वीं जनगणना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2011 की जो जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तब आपको कहना है ये 7वीं जनगणना है। ओके, और जनगणना 2011 का जो नारा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, रखा गया था। और 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे। ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कहने के लिए तो मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन हर क्वेश्चन में 5 से 10 फैक्ट बता रहा हूं, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहां पर 500 से लगाकर 800 फैक्टों को डिस्कस कर रहे हैं। लगभग कितने, 500 से 800 इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर रहे हैं एक ही वीडियो में। अब बताइए, भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? क्रस्ट क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और इसको सियाल के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए पृथ्वी की कितनी परतें हैं, तो भैया 3 परतें हैं। जो भूपर्पटी है ना, भूपर्पटी, इसको क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। और ये जो है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। और उसको सियाल क्यों कहा जाता है? सियाल की यदि हम बात करें, क्योंकि दोस्तों जो भूपर्पटी है ना, ये 2 तत्वों से मिलकर बनी है। कितने तत्वों से? 2 तत्वों से मिलकर बनी है। इसमें कौन कौन से? तो एक तो होता है सिलिका, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एल्यूमिनियम। इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसको सियाल कहा गया है, ठीक है। दूसरी परत कौन सी हो जाती है? दूसरी परत हो जाती है आपकी मेंटल। कौन सी? दूसरी परत है पृथ्वी की मेंटल, ठीक है। और मेटल या फिर मेंटल इसको कहा जाता है। इसमें कौन कौन से तत्वों की प्रधानता होती है? तो दोस्तों इसमें सिलिका होता है। और क्या होता है? तो सिलिका के अलावा इसमें मैग्नीशियम भी होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है, ठीक है। और तीसरी परत आपकी होती है कोर। कोर को क्या कहा जाता है भैया? तो कोर को नीफे कहा जाता है। नीफे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें निकेल और फेरस यानी कि लोहा की प्रधानता होती है, ठीक है। निकेल और फेरस की प्रधानता होती है, इसलिए इसको नीफे कहा जाता है। तो पृथ्वी की तीनों परतों के बारे में आप जरूर याद रखेंगे। बताइए चेचक होने का कारण क्या है? क्यों हो जाता है चेचक? तो दोस्तों चेचक होता है वेरिओला वायरस के कारण। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो चेचक है ना, ये वायरस से होने वाला एक रोग है, ठीक है। और कौन से वायरस से होता है? तो वेरिओला वायरस से होता है। और चेचक रोग से शरीर में लाल दाने निकल आते हैं और ये संक्रमित बीमारी है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। और इसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसको छोटी माता कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चेचक के टीके का आविष्कार है ये किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसी के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी, ठीक है। देखिए एक्ट तो है 1973, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब करी गई थी? 1974 में। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? तो सर एलिजा एम्फे। कौन बनाए गए थे? एलिजा एम्फे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, ठीक है। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस थ्रो में प्रयुक्त डिस्कस का वजन कितना होता है? तो देखो दोस्तों मैंने क्या किया है कि मैंने जहां पर जरूरी है फोटो के माध्यम से समझाना, वहां पर फोटो भी लगाई है। तो देखिए डिस्कस थ्रो क्या है? तो एक स्पोर्ट इवेंट है। अभी एशियन गेम नहीं हुए थे चाइना में, वहां पर हमने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। और ये स्पोर्ट इवेंट काफी चर्चाओं में रहा था। अलग अलग कैटेगरी में होता है, महिला कैटेगरी में अलग होता है और पुरुष कैटेगरी में अलग होता है। तो पुरुष कैटेगरी में जो डिस्कस थ्रो होता है और इसमें जो डिस्कस यूज किया जाता है, जो कि अभी एक खिलाड़ी हाथ में लिए हुए है, इसका वजन कितना होता है? 2 किलोग्राम इसका वजन होता है, ठीक है। और इसका व्यास कितना होता है? तो 22 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वजन होता है 2 किलो और व्यास होता है
22 सेंटीमीटर। और डिटेल से हम क्वेश्चन को समझेंगे तो दोस्तों डिस्कस थ्रो क्या है, ट्रैक एंड फील्ड थ्रोइंग इवेंट के अंतर्गत आता है। और पुरुषों के डिस्कस थ्रो में हम बात करें तो डिस्कस का वजन होता है 2 किलोग्राम और व्यास होता है 22 सेंटीमीटर। और महिलाओं में डिस्कस थ्रो का वजन कितना होता है, 1 किलोग्राम और व्यास कितना होता है 18 सेंटीमीटर। और एक और फैक्ट याद रखना है दोस्तों कि डिस्कस को 2.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्त से फेंका जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे फोटो में कि जिस वृत्त से एक खिलाड़ी इस डिस्कस को फेंक रहा है उसका व्यास कितना होता है, उसका व्यास होता है 2.5 मीटर। ठीक है, याद रखना ये जो गोल है ना वृत्त, इसका व्यास भी पूछा जाता है। और प्रसिद्ध भारतीय डिस्कस थ्रोअर की हम बात कर लेते हैं तो एक है कमलप्रीत कौर, दूसरे सीमा पुनिया हैं और तीसरे कौन हैं, कृष्णा पुनिया हैं। ठीक है, इनके नाम भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो आनंद भवन कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आनंद भवन स्थित है कहाँ पर, इलाहाबाद में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो आनंद भवन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयागराज जिले में स्थित है। और ये नेहरू परिवार का पूर्व आवास है। इसका निर्माण 1930 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था। आनंद भवन, स्वराज भवन, जवाहर बाल भवन सभी जो हैं एक ही परिसर में स्थित हैं। कहाँ पर, प्रयागराज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके पास बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, तो बैंक नोट जारी करने का अधिकार किसके पास में है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले याद रखना कि आरबीआई की स्थापना जो है ये आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। ठीक है, और स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। और पहले गवर्नर बनाए गए थे ऑसबोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर भी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और वर्तमान में जो गवर्नर है ना उनका नाम है शक्तिकांत दास और ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बताइए भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किस दशक से लगाकर किस दशक के मध्य तक चला था, तो हरित क्रांति के 2 चरण हुए हैं। ठीक है, जो पहला चरण है ना ये 1960 के दशक से चला और कब तक, 1970 के दशक तक। तो हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो सबसे पहले हरित क्रांति जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था, तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था विलियम एस गौड़ ने। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। और आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक जो है ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति के चरणों की हम बात कर लेते हैं तो जो पहला चरण है ये 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक चला। और HYV बीजों का उपयोग पंजाब और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों तक ही सीमित रहा था पहले चरण में। ठीक है, दूसरे चरण की बात करें तो ये 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक चला। और इसमें HYV जो तकनीक है ये बड़ी संख्या में और कई राज्यों में फैल गई थी। ठीक है, और अधिक किस्मों की जो फसलें हैं उनसे लाभ मिलने लगा था। ठीक है, तो दोनों चरण आपको याद रखना है। बताइए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, तो सभी लोग जानते होंगे भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक है, तो दोस्तों भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। और कब किया गया था, तो 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री राम मुल्लू की मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ पर एक व्यापक जन आंदोलन हुआ था। और इसके फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था।
और इसकी राजधानी किसको बनाई गई थी? कुरनूल को बनाई गई थी। फिर बाद में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य को हैदराबाद के साथ में मिलाकर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता? यदि सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है ना, तो उसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी कि इसको क्या कहते हैं? जीडीपी, इसको शामिल किया जाता है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, इसको भी शामिल किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जीएनपी कहा जाता है। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि पर कैपिटल जीएनपी, इसको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व बैंक में वित्तीय सहायता में वृद्धि, इसको शामिल नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फातिमा साहिब बीबी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इनके बारे में और फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी और इनका निधन हुआ है 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में। और इनका जन्म हुआ था 1927 को केरला के पथानामथिट्टा में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी और ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट की पहली जज बनी थी 1989 में और 1992 तक इनका कार्यकाल रहा था। और ये भारत के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पहली महिला सदस्य भी बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? बताइए, मेकाल पर्वतमाला के बारे में बताइए। तो इसका विस्तार जो है ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा हो जाता है? मेकाल पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर जो है ये अमरकंटक हो जाता है। और ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो 1036 मीटर अमरकंटक की ऊंचाई है। और दोस्तों याद रखना, अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। एक तो हो जाती है आपकी सोन नदी, दूसरी आपकी हो जाती है नर्मदा नदी और तीसरी आपकी हो जाती है जोहिला नदी। तो सोन, नर्मदा और जोहिला ये 3 प्रमुख नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य पूछा गया है। पहला तो कौन सा है? पहला राजस्थान है भैया। ठीक है, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका हो जाता है मध्य प्रदेश। वी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश हो जाता है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो जाता है और चौथे स्थान पर हो जाता है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य भी पूछा जाएगा, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो आप कहेंगे ग्रीनलैंड, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपसे पूछा जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह तो आप क्या कह देंगे? आप कहेंगे इंडोनेशिया। ओके, दोनों बातें अलग अलग हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं। बताइए तुलसीदास जी के बारे में, ये किसके समकालीन थे? तो जो तुलसीदास जी है ना, ये समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, इसका उल्लेख अबुल फजल ने आईने ए अकबरी में किया है। और तुलसीदास के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो एक तो है रामचरितमानस, दूसरा है विनय पत्रिका। और तुलसीदास के गुरु पूछे जाते हैं तो गुरु नरहरिदास इनके गुरु हैं। और रामचरितमानस को जॉर्ज गियर्सन और स्मिथ ने हिंदू धर्म की बाइबल बताया है। ये पूछा जाएगा, रामचरितमानस को हिंदू धर्म की बाइबल किसने बताया है? तो आप कहेंगे जॉर्ज गियर्सन और स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना विष्णु शर्मा की है? तो विष्णु शर्मा की रचना की हम बात कर लेते हैं कि कौन सी इनकी रचना है।
पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा की रचना हो जाती है यहाँ पर। और उत्तर रामचरित की हम बात करें तो इसके लेखक कौन है, भवभूति इसके लेखक हो जाते हैं। गीत गोविंद किसकी रचना हो जाती है, तो ये जयदेव की रचना हो जाती है। और महाभारत के रचयिता पूछे जाएंगे तो वेद व्यास, कौन, वेद व्यास जो है ये महाभारत के रचयिता हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाती है, इसको निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से कहां पर जाना जाता है, सिक्किम के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा मई यानी कि बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और इसको सिक्किम में सागा दावा कहा जाता है। भगवान बुद्ध के बारे में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में। ये बातें मौजवानी आपको याद होना चाहिए। जब हम लोग पढ़ते थे ना तब इसको ऐसे पढ़ते थे, गौतम जन्मे लुम्बिनी और बोध गया में ज्ञान, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर, बोध गया में। और पहले उपदेश दये सारनाथ में और कुशीनगर में प्राण। एक बार फिर से, गौतम जन्मे लुम्बिनी और बोध गया में ज्ञान, उपदेश दये सारनाथ में और कुशीनगर में प्राण। ठीक है, मतलब मुंह जबानी ये फैक्ट याद होना जरूरी है क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, बताइए निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर से कौन सा संबंधित नहीं है, इन चार में से फटाफट से बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो बैंकिंग सेवाएं हैं ना ये प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम इकोनॉमी के तीनों सेक्टरों को डिस्कस करेंगे। देखिए, इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेक्टर है ना, ये अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, वानिकी है और खनन है। ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल की तरह उपयोग करता है। जैसे आपका लोहे और इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, वाहन, बिस्किट, केक इत्यादि उद्योग। ठीक है, और वास्तव में ये जो क्षेत्र है ना ये विनिर्माण का कार्य करता है। ठीक है, और इसी कारण द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और जो तृतीय क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि। और इसीलिए तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये जो अर्थशास्त्र के तीनों क्षेत्र हैं इनको जरूर याद रखना। बताओ निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 33 होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। आर्सेनिक जो है दोस्तों, यहाँ पर आर्सेनिक, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 33 होता है। और आर्सेनिक का सिंबल की हम बात करें, इसका सिंबल क्या होता है, AS इसका सिंबल होता है। एटॉमिक नंबर होता है 33। ठीक है, और आर्सेनिक के खोजकर्ता आपसे पूछे जाएंगे तो इनके खोजकर्ता का नाम भी भैया याद रख लो। इनके खोजकर्ता का नाम है अल्बर्ट्स मैग्सन। क्या नाम है, अल्बर्ट्स मैग्सन आर्सेनिक के खोजकर्ता हैं। ठीक है, और आयोडीन की हम बात करें तो इसका सिंबल क्या होता है, I होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 53। वेरियम की बात करें तो Va इसका सिंबल होता है और एटॉमिक नंबर होता है इसका 56। नियोन की बात करें तो Ne सिंबल होता है और एटॉमिक नंबर इसका होता है 10। इस प्रकार से आपको सभी याद होना जरूरी है। पीरियोडिक टेबल मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई थी, एक बार आप लिखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय पीरियोडिक टेबल तो आपको वीडियो मिल जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो कौन सा वो मूल कर्तव्य है जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों, 6 से लगाकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार देता है, ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा मूल संविधान था ना उसमें मौलिक कर्तव्यों का कहीं से भी कहीं तक उल्लेख नहीं था। फिर क्या हुआ,
तो भारतीय संविधान में स्वर्ण सह समिति ने सिफारिश करी और स्वर्ण सह समिति की सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन हुआ और एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का, ठीक है। और नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में, ठीक है। लेकिन वर्तमान में भैया 11 मूल कर्तव्य हैं। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है ये क्या है और कब जोड़ा गया? तो 11वां जो मूल कर्तव्य है ना, ये 86वां संविधान संशोधन करके 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51A। और इसके अनुसार अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें, ठीक है। तो मूल कर्तव्यों के बारे में ये सारी जानकारी याद रखना। यहाँ से बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। हम हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अब एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। बताइए लोकसभा का कार्यकाल, यदि लोकसभा भंग ना हो तो बताइए लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक की नियत तिथि से कब तक का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल है दोस्तों, वो होता है कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले याद रखना आप संसद के बारे में, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं। जो संसद है ना, इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? आर्टिकल 79 में, ठीक है। और कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और संघ के 2 सदनों से मिलकर बनेगी। एक तो आपका हो जाता है राज्यसभा, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाता है लोकसभा, ठीक है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 79 में, ठीक है। अब हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 81 में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 80 में किया गया है। और राज्यसभा का उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसको हम कैसे सरल बना सकते हैं? सरल, तो आपको एक शब्द याद रख लेना है, सरल, ठीक है। जैसे ही आप सरल शब्द को याद रखेंगे और आप बढ़ते चलेंगे, ठीक है, तो सा से हमारा बन जाएगा संसद, संसद का उल्लेख है 79 में। रा से बन जाएगा राज्यसभा और राज्यसभा का उल्लेख है 80 में। ला से बन जाएगा लोकसभा और लोकसभा का उल्लेख हो जाता है 81 में। हो गया ना सरल। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? स्टार्टअप इंडिया जो है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्टार्टअप इंडिया जो है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो आप कहेंगे 15 अगस्त 2015 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और एक और फैक्ट याद रखना, मेक इन इंडिया, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा और 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गोफ डांस है, इसके बारे में बताइए कि ये किस राज्य का डांस है? गोफ डांस फटाफट से बताइए किस राज्य का है? गोवा का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कुछ राज्यों के डांस की बात करें तो गोवा का गोफ डांस है, तरंग मेल है, कोली है, देखनी है, समाई है, जागर है। उड़ीसा के कुछ डांस की बात करें, छऊ है, चेती घोड़ा, डंडा नाता, कर्मा नृत्य। और बिहार का झुमरी है, जाट जतिन है, वखू बखेन है, विदेशिया, चकबा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी बहुत फेमस है, रासलीला है, कजरी है, ख्याल। ये सारे डांस कहाँ के हैं? यूपी के डांस हैं। ओके, बताइए किस देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान अपने देश भारत का है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, जो मोनाको देश है ना, मोनाको देश, इसका सबसे छोटा लिखित संविधान है, ठीक है। और अमेरिका का संविधान की बात करें तो सबसे पुराना संविधान पूछा जाएगा। सबसे पुराना संविधान कौन से देश का है? तो अमेरिका का सबसे पुराना संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लू, जो लू लग जाती है ना गर्मियों में, ये किस ऋतु में लगती है या फिर किस ऋतु की विशेषता है? तो सभी को पता होगा कि भैया ग्रीष्म ऋतु में लू लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया है। फेमा का फुल फॉर्म बता दिए। फेमा जो है एक एक्ट है
और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कहते हैं। और ये प्रभाव में कब आया था? एक्ट 1999 में प्रभाव में आया था। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि फेरा अधिनियम को बदलने के लिए किस वर्ष फेमा अधिनियम लागू किया गया था? तो सबसे पहले आप आंसर जान लो कि जो फेमा अधिनियम है ना, ये 1999 में लागू किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए डिटेल से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो फेरा अधिनियम है इसको क्या कहा जाता है? विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विदेशी भुगतान पर नियंत्रण लगाना, पूंजी बाजार में काले धन पर नजर रखना, विदेशी मुद्रा के आयात और निर्यात पर नजर रखना और विदेशियों द्वारा अचल संपत्तियों की खरीद को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। इसे संसद ने 1973 में मंजूरी दी थी और ये वर्तमान में लागू नहीं है। क्यों लागू नहीं है? क्योंकि फेरा की जगह पर क्या लागू हो गया है? फेमा लागू हो गया है। ठीक है। और फेमा को कब लागू किया गया था? 1999 में लागू किया गया था और ये वर्तमान में लागू है। ठीक है। फेरा की बात करें तो इसमें भारत का नागरिक उसी व्यक्ति को माना जाता था जो कि भारत का नागरिक हो, लेकिन फेमा में ऐसा नहीं है। फेमा में भारत का नागरिक उस व्यक्ति को मान लिया है जो कि 6 माह से भारत के अंदर रह रहा हो। ठीक है। और फेरा में क्या होता है? तो अपराध को क्रिमिनल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि फेमा में अपराध को दीवानी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। तो याद रखना, अब फेरा लागू नहीं है। फेरा को 1973 में लागू किया गया था, फेमा लागू है। ठीक है। फेरा को फेमा के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। याद रखना, फेमा को 1999 में संसद ने मंजूरी दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो मिर्बेन का तेल है इसके बारे में बताइए कि मिर्बेन का तेल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, मिर्बेन का तेल जो है ये नाइट्रोवेंजीन को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नाइट्रोवेंजीन का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे C6H5NO2 इसका केमिकल फॉर्मूला है। और मिर्बेन का जो तेल है ना, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? परफ्यूम इंडस्ट्री में। परफ्यूम बनाने में मिर्बेन के तेल का यूज किया जाता है। बताइए, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? बच्चा जानता होगा, लेकिन हम जो डिटेल बताएंगे ना वो बहुत ही लाजवाब होगी। तो सबसे पहले हम राज्यों की बात कर लेते हैं भैया। 28 राज्य हैं वर्तमान में और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भैया फैक्टों के बारे में। तो देखिए, पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 7। फिर क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2009 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। तो यूटी की संख्या कितनी हो जाती है? यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं 9। ठीक है। फिर क्या हुआ भैया? दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव विलय विधेयक 2019 लाया गया और इसके तहत यूटी दमन और दीव का विलय कर दिया जाता है यूटी दादर और नागर हवेली के साथ में। ठीक है। और दोनों को मिलाकर एक नया यूटी बना दिया जाता है। कौन सा? दादर व नागर हवेली और दमन व दीव। ठीक है। और ये 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया। डेट भी याद रखना। ठीक है। और इसकी राजधानी किसको बनाई गई? दमन को। ठीक है। और इस प्रकार से यूटी की संख्या 9 से कितनी हो गई? 8। और वर्तमान में यूटी की संख्या कितनी है? 8। याद रखना, जो यूटी हैं इनमें राज्यपाल के स्थान पर या तो उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है। इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है या फिर प्रशासक होते हैं। प्रशासक को एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आजाद की जो शहादत है ना, ये 27 फरवरी 1931 को हुई थी। और डिटेल की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को और मध्य प्रदेश के झाबुआ में जन्म हुआ था। और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, वर्तमान में इसको प्रयागराज कहा जाता है, तो प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में एक मुठभेड़ में ये शहीद हो गए थे। ठीक है। और अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर पार्क इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? राहुल द्रविड़ हैं
जवागल श्रीनाथ हैं, साइना नेहवाल, अरे भैया ये थोड़ी ना क्रिकेटर हैं, ये तो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर ये क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो साइना नेहवाल कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बताओ हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? तो देखिए, यदि आपको एक चीज याद होगी, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क यदि आपको याद हो कहाँ पर है? लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। तो यहीं पर हेमिस पर्व भी मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए किस क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था? तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो स्वदेशी आंदोलन है, ठीक है, ये शुरू कब किया गया? तो ये शुरू किया गया भैया 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। और कलकत्ता से अपने देश की वस्तु अपनाना और विदेश की वस्तुओं का बहिष्कार करने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? अब ये पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कलकत्ता से शुरू किया गया, ठीक है। और दरअसल ये जो आंदोलन है ना, ये बंगाल विभाजन के फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर देखने के लिए मिला था? बंगाल में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका आकृति का कौन सा युग्म सही नहीं है? कोशिका और उसकी आकृति दी गई है, तो आरबीसी की आकृति कह रहा है कि ये इनकी आकृति गोलाकार होती है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। पेशीय कोशिकाएं कैसी होती हैं? धुरी के आकार की होती हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो कौन कौन से सही हैं? एक और दो, दोनों सही यहां पर हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो शोभना नारायण के लिए ये तीनों अवार्ड मिले हैं, ठीक है। और शोभना नारायण याद रखना ये कौन है? तो ये प्रसिद्ध भारतीय कथक डांसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर का वो कौन सा पार्ट है? मतलब ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो कि इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है? तो दोस्तों वो है हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है ये भूख, प्यास, शरीर में दर्द, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, इन सभी को कंट्रोल करता है। भारत के बाहर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित करी गई है? तो भारत के बाहर अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका में स्थापित करी गई है, ठीक है। और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के उपनगर मैरीलैंड में स्थापित करी गई है, ठीक है। और ये जो प्रतिमा है ये अमेरिका में बाबा साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ऊंचाई है 19 फीट और इसको नाम दिया गया है स्टैच्यू इक्वलिटी। और इसके मूर्तिकार कौन है? राम सुतार। राम सुतार दोस्तों याद रखना, राम सुतार ने सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, ये भी किसने बनाई थी? राम सुतार ने बनाई थी। बताइए द्रव्यों के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यदि आपको डेंसिटी मापना है लिक्विड की तो आप कौन से डिवाइस का यूज करेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है, हाइड्रोमीटर का। और यदि एनोमोमीटर आपसे पूछा जाए इससे क्या मापते हैं? तो इससे वायु का वेग मापते हैं। क्या भैया? वायु का वेग मापते हैं। वेब मीटर के माध्यम से क्या मापते हैं? तो मृदा के आंतरिक गुणों को मापते हैं वेब मीटर के माध्यम से। और यूडियोमीटर के माध्यम से क्या मापा जाता है? तो गैस के मिश्रण का आयतन, गैस के मिश्रण का आयतन इसमें मापा जाता है, ठीक है। याद रखना इन चारों डिवाइस के बारे में। बताओ कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये स्थित है लखनऊ के अंदर, ठीक है। और इसकी स्थापना यदि पूछी जाएगी तो आप कह देंगे 1996 में करी गई थी। और इसकी स्थापना यदि पूछी जाए कि करी किसने थी तो UN राव ने इसकी स्थापना करी थी। क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूपी पुलिस का मुख्यालय। तो दोस्तों यूपी पुलिस का मुख्यालय जो है ये वर्तमान में तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। लेकिन 2019 से पहले ये जो मुख्यालय है ये प्रयागराज में था। कहाँ पर? प्रयागराज में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या हुआ? 7 जून 2019 को
यूपी पुलिस का मुख्यालय ट्रांसफर कर दिया जाता है लखनऊ में, ठीक है। और यूपी पुलिस का मुख्यालय जिस बिल्डिंग में स्थित है, ठीक है, उस बिल्डिंग का नाम क्या है? उस बिल्डिंग का नाम है सिग्नेचर बिल्डिंग। क्या नाम है? सिग्नेचर बिल्डिंग यूपी पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग का नाम है। कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? बताइए। उत्तराखंड जो है ये वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित हिमालयी जिलों को काटकर बनाया गया था। ये भारत का 27वां राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। वर्ष 2000 से 2006 तक इस राज्य को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। फिर 2007 में इसे उत्तराखंड नाम दिया गया, ठीक है। ये सभी फैक्ट याद रखेंगे। बताओ, बरसाना की होली किसके साथ खेली जाती है? तो बरसाना की जो होली है भैया, ये डंडों के साथ में खेली जाती है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बरसाना की होली है इसको ही कहा जाता है लठमार होली। क्या कहा जाता है? लठमार होली, ठीक है। और यहाँ पर होली लठ से खेली जाती है, प्यार से लठ मारते हैं, ऐसा नहीं कि दे धड़ाम की, ठीक है। और ये कब होती है? तो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को होती है। और बरसाना कहाँ पर है भैया? तो ये मथुरा में, ठीक है। और ये जो होली है ना, बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। बताइए, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? जो काम्पिल मेला है ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित है। और ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल नामक स्थान पर हर साल मनाया जाता है। काम्पिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है, जहां पर प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर हैं और भगवान विमलनाथ की प्रतिमा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में कथक नृत्य के एक प्रतिपादक हैं? तो कथक नृत्य के यदि हम प्रतिपादकों की बात करें तो इनमें से जो पंडित बिरजू महाराज हैं, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज, ये कथक नृत्य के एक प्रतिपादक हो जाएंगे, ठीक है। और नंबर ए पे लिखा है सोनल सेन। इनके बारे में जान लो तो ये भारतनाट्यम और ओडिसी डांसर हैं। और मल्लिका साराभाई के बारे में ये कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम डांसर हैं। उदय शंकर तो आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता इनको कहा जाता है। आधुनिक भारतीय नृत्य का जन्मदाता किसको कहा जाता है? उदय शंकर को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बताओ, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है? देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन कर दिया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और इस पुल का नाम बहुत ही लंबा है, चूंकि समुद्री पुल सबसे लंबा है ना, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी सेवरा नेहावा सेवा अटल सेतु। इसको शॉर्ट में अटल सेतु कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। और डिटेल की बात करें, क्योंकि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है ये मुंबई में बनकर तैयार हुआ है और इसका नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी 2024 को। और हम बात करें तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्रिज है ना, अटल ब्रिज, ये देश का सबसे लंबा और दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। अब चूंकि सबसे लंबा है तो इसकी लंबाई भी याद रखना, 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। उसको बनाने में लागत आई है 17,840 करोड़ रुपए की। और ये जो है ये मुंबई को नवी मुंबई से आपस में जोड़ता है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन, एयरकॉन, इन्फिनिटी और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर किया है, ठीक है। मतलब इन 4 संस्थानों ने मिलकर निर्माण किया है। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? देखिए, उद्घाटन तो किया गया 12 जनवरी 2024 को, लेकिन इसकी आधारशिला रखी गई थी दिसंबर 2016 में। और इसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी, ठीक है। तो ये कंप्लीट फैक्ट याद रखना, कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10 अश्वमेध घाट पर किए जाने वाले 10 अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? किसने? भगवान ब्रह्मा ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, 10 अश्वमेध घाट कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में और गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर यज्ञ किया था। कौन सा?
10 अश्वमेध यज्ञ किया था और इस यज्ञ में भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये जो बुक है ना, ये इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और 22 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। कौन सा? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 8 मई को भी होता है एक दिवस, कौन सा? विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है। ठीक है, 21 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो सर फ्रैंक व्हीटल ने। किसने? सर फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। और जेट इंजन के बारे में याद रखना कि ये जो इंजन है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है जेट इंजन। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रोजर बेकन के बारे में। तो रोजर बेकन सूक्ष्मदर्शी बनाने में इन्होंने योगदान दिया था। जेम्स वाट यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप कह देंगे कि भाप इंजन के आविष्कार कौन है? जेम्स वाट हैं। लुइस एडिसन वाटरमैन। तो आपने फाउंटेन पेन के बारे में सुना होगा। ठीक है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो आप कहेंगे कि वो हैं वाटरमैन। ठीक है, चारों के बारे में याद रखो भैया। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी नहीं है? तो भैया ट्विटर तो है, फेसबुक भी है और वीवो। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर कंपनी है, लेकिन क्योरा नहीं है। क्योरा क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, क्योरा पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। एक प्रकार की वेबसाइट है। ठीक है, सोशल मीडिया नहीं है, वेबसाइट है। इस पे आप क्वेश्चन आंसर करते हैं और आप खुद क्वेश्चन और उसका आंसर देकर, मतलब एक वेबसाइट बना कोयरा के अंदर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर देकर पैसे भी कमा सकते हैं, अपने अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य यदि आपसे पूछा जाएगा ना, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर यदि आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के बाद, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश जो है ये दूसरे स्थान पर है। बताओ फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की करेंसी आपसे पूछी गई है। तो यूरो जो है ये फिनलैंड की करेंसी हो जाती है। ठीक है, कुछ देशों की हम देख लेते हैं करेंसी। डॉलर कौन कौन से देश की है? अमेरिका की, कनाडा, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान। रियाल कहाँ कहाँ की है? तो कतर, यमन, सऊदी अरब, ओमान और ईरान। पौंड कहाँ की है? सीरिया, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन और आयरलैंड की करेंसी है पौंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। यदि हम बात करें मैकमोहन रेखा के बारे में, तो ये भारत और चाइना के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, और जो मैग्नोट रेखा है ये किसके बीच में सीमा बनाती है? तो मैग्नोट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, और यदि हम डूरंड रेखा की बात करें, तो डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। एक रेखा और पूछी जाती है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा जो है ये यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, तो इन सभी को आप याद रखेंगे। बताइए प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों प्योंगयांग जो है ये उत्तर कोरिया की राजधानी, किसकी? उत्तर कोरिया की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं मालदीव की राजधानी की। तो मालदीव की राजधानी माले है। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी हो जाती है। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआला लंपुर। क्या है? कुआला लंपुर जो है ये मलेशिया की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? अमेरिका का राज्य कौन सा नहीं है चार में से? देखिए
न्यूयॉर्क तो सभी को पता है, ठीक है, ये अमेरिका का राज्य है। मिनेसोटा ये भी अमेरिका का राज्य है। सुइसियाना ये भी अमेरिका का राज्य है। लेकिन जो अटलांटा है ये अमेरिका का राज्य नहीं है। अमेरिका के एक राज्य जॉर्जिया, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो जॉर्जिया की राजधानी है अटलांटा, ठीक है, जॉर्जिया की राजधानी है लेकिन राज्य नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग जो हैं दोस्तों, ये मलयालम के अलावा महल भाषा बोलते हैं। कौन सी? महल भाषा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो कि तीसरे नंबर के छत्रपति बने। मतलब क्वेश्चन को कठिन कर दिया गया है। देखिए, शिवाजी महाराज के छोटे बेटे का नाम है राजा राम और ये तीसरे नंबर के छत्रपति बने थे। आइए क्वेश्चन को डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले शिवाजी महाराज के बारे में, इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को और कहाँ पर? सिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, मतलब सिवनेर के किले में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 को, रायगढ़ में मृत्यु हुई थी। और इनके पिताजी का नाम था सयाजी भोसले, माताजी का नाम था जीजाबाई भोसले, ठीक है। इनके 2 बेटे थे जो, और बेटियां कितनी थी? 6 बेटियां। तो जो बड़ा बेटा था ना संभाजी महाराज, ये दूसरे नंबर के छत्रपति बने थे। इन्हीं को वास्तविक उत्तराधिकारी कहा जाता है, ठीक है। और जो सबसे छोटे बेटे थे राजा राम, ये तीसरे नंबर के छत्रपति बने थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा में प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो घुमरा है ना, ये उड़ीसा का एक फेमस नृत्य है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम सभी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम पुलिकली के बारे में जानते हैं। तो ये केरला का नृत्य है। कहाँ का? केरला का नृत्य है। और ये कौन से त्योहार पर मनाया जाता है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ओणम त्योहार पर मनाया जाता है, ठीक है। और राउत के बारे में जान लेते हैं। राउत कहाँ का डांस है? तो ये छत्तीसगढ़ का डांस है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में ये यादव समुदाय के द्वारा और दिवाली के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। कब? यादव समुदाय के द्वारा और दिवाली के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और डोलू कुनीता की हम बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ का नृत्य है भैया? ये कर्नाटक का नृत्य है। कहाँ का? कर्नाटक का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। और घुमुरा मैंने बताया कहाँ का नृत्य है, तो ये उड़ीसा का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, 2018 के बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कर दिया गया है 5 लाख। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2018 के पहले राष्ट्रपति का जो वेतन है कितना होता था? 1.5 लाख होता था, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता था? 1,10,000 होता था। इन दोनों का वेतन 2018 में बढ़ा दिया। राष्ट्रपति का वेतन कर दिया 5 लाख, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया? उपराष्ट्रपति का वेतन कर दिया 4 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में किस स्थान पर है? तो दोस्तों, पूरे विश्व में नारियल के उत्पादन में यदि हम अग्रणी देशों की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे कौन सा देश है? नंबर 1 पे है इंडोनेशिया देश, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? तो फिलीपींस जो है, ये कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। और अपना देश भारत जो है, ये तीसरे नंबर पे है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। इनमें से कितनी महिलाएं शामिल थीं? 284 सदस्यों में से 15 महिलाएं शामिल थीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए और डिटेल की बात कर लेते हैं। तो बात है 24 जनवरी 1950 की संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इस बैठक में संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और संविधान सभा की इसी बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया और इन सदस्यों में से 15 महिलाएं भी शामिल थीं, ठीक है। सब ने मिलकर हमारे देश के संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान जो है ये पूर्ण रूप से लागू हो गया, ठीक है। और इसी के लागू होने पर हम 26 जनवरी को हर साल
गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और खालिस्तान ने मिलकर करी थी। कौन थे राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में? अशफाक उल्लाह खां थे। ठीक है, जो काकोरी कांड है या फिर काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की ऐतिहासिक घटना है, ये कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी और लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर हुई थी। कौन सी ट्रेन में हुई थी भैया? सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में हुई थी। और इस लूटपाट की योजना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने मिलकर बनाई थी। और इसी के चलते राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 16 क्रांतिकारियों को 4 वर्ष की सजा भी सुनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें तो बांगरू खालिस्तान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बांगरू हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको बताना है ये कहाँ पर प्रसिद्ध है। राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है बांगरू, याद रखना। नेक्स्ट वन की बात करें, आरबीआई के द्वारा नवंबर 2018 में निर्धारित नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीसीआर कितने प्रतिशत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4%। बताइए, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा खालिस्तान के द्वारा बनवाया गया था। तो हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा महल के बारे में सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। हवा महल के वास्तुकार पूछे जाते हैं, लालचंद उस्ताद इसके वास्तुकार हैं। ठीक है, हवा महल जो है ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और इस महल का निर्माण लाल एवं गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से किया गया है। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान में भी यही हैं, एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, और ये जो हैं ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन सी नंबर के हैं? 9वें नंबर के हैं। और ये पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के तौर पर 1995 से 2002 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया? एक T20 मैच था। तो एकाना क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के बाद भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में T20 मैच खेला गया था, जो कि पहला मैच था। ओके, और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो एकाना क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है? 50,000 दर्शकों की। ठीक है, और इसका उद्घाटन वर्ष 2017 में हुआ। इसके बाद यहाँ पर खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ, एक T20 मैच था। नवंबर 2018 में ही इस स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया। बताइए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। और इन्हीं को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था पहला। ठीक है, याद रखना। और डिटेल की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है दोस्तों, इसका नाम बदल दिया है मोदी जी ने। मोदी जी ने अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और बदले गए नाम के साथ अब इसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-92 में। ठीक है, और पहली बार मैंने बताया विश्वनाथ आनंद को दिया गया था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन पैदा करता है? तो इंसुलिन हार्मोन को जो अग्नाशय ग्लैंड है ना, ये रिलीज करती है। ठीक है, और इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो शुगर डिसीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ब्रोमीन जो है एक अधातु है और कक्षीय तापमान पर ये द्रव अवस्था में बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या घटित हो सकता है? यदि मुद्रास्फीति बढ़ेगी यानी कि मुद्रा का प्रसार होगा तो क्या होगा? पैसों के मूल्य में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1986 में लागू किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। ये भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए 1986 में बनाया गया और इसको उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी अधिनियम के द्वारा पूरे भारत में उपभोक्ता मंच यानी कि कंज्यूमर फोरम और अपीलीय न्यायालयों की स्थापना करी गई। और इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से सशक्त भी बनाया। यानी कि 1986 के पहले आपके साथ यदि ठगी हो जाती थी तो आप क्या करते बताओ? कहीं पर भी आप शिकायत नहीं कर सकते। अभी तो आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर देते हैं। पहले क्या कर सकते थे? कुछ नहीं, आप उससे लड़ते झगड़ते, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे या फिर थक कर आप घर बैठ जाते। और इसके बाद आता है भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। आपको बताना है कि जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये कब इम्प्लीमेंट किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 2020 में इम्प्लीमेंट किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में भी डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये 2019 है, लेकिन ये कब लागू हुआ पूरे भारत में? 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, अच्छा पुराना संरक्षण अधिनियम 1986 तो चल ही रहा था, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? तो देखिए 1986 के अधिनियम के तहत क्या हो रहा था, इसमें जो कंज्यूमर है ये वहीं पर शिकायत दर्ज करवा सक रहा था जहां पर उसके साथ ठगी हुई है। ठीक है, लेकिन अभी तो जमाना है ई कॉमर्स का, अमेजॉन फ्लिपकार्ट का जमाना है। दिल्ली में बैठा व्यक्ति आपके साथ यहां ठगी कर रहा है, न्यूयॉर्क के व्यक्ति आपके साथ ठगी कर रहा है, तो आप क्या वहां शिकायत दर्ज करवाने जाएंगे? ठीक है, तो ई कॉमर्स के चलते हुए हमें न्यू कंज्यूमर एक्ट की जरूरत पड़ी है। ठीक है, और इसीलिए जो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इसको लाया गया। ठीक है, और इसमें क्या होगा तो आप कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, WPI का फुल फॉर्म क्या है? WPI का फुल फॉर्म हो जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बताओ भारत सरकार के द्वारा जारी थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, ठीक है, इसका आधार वर्ष है 2011-12। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1996 में उद्योग मंत्रालय के तहत विनिवेश आयोग की स्थापना की गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा GV रामकृष्ण। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझेंगे। देखिए 23 अगस्त 1996 को केंद्रीय उद्योग मंत्रालय ने GV रामकृष्ण की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय विनिवेश आयोग का गठन किया। और दोस्तों फिर क्या हुआ, दिसंबर 1999 में विनिवेश विभाग का गठन एक अलग विभाग के तौर पर किया गया और फिर इसे 2001 में विनिवेश मंत्रालय नाम दिया गया और फिर 2004 से विनिवेश मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया। ये सारी हिस्ट्री याद रखना। बताओ तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये 1961 से 66 तक चली। उद्देश्य था एक आत्मनिर्भर और स्वव्यापक अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। और कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में? तो भारत चाइना का युद्ध हुआ 1962 में और 1965 वाला भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और राज्य बिजली बोर्ड और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियां
बच्चे पैदा करते समय कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? जब बच्चों का जन्म होता है ना, तब स्त्रियां रिलैक्सन हार्मोन रिलीज करती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब प्रसव होता है, ठीक है, तो प्रसव के टाइम पे ये जो रिलैक्सन हार्मोन है ये रिलीज होता है। इससे क्या होता है, लिगामेंट नरम हो जाते हैं और चिकने हो जाते हैं, ठीक है, और चौड़े भी हो जाते हैं, जिससे बच्चा पैदा करने में महिलाओं को मदद मिलती है, ठीक है। और ये जो रिलैक्सन हार्मोन है, आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये ओवरीज ग्लैंड यानी कि अग्नाशय ग्रंथि से रिलीज होता है, ठीक है, और ये केवल महिलाओं में ही पाया जाता है। अब बताइए, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि उपाधियों का अंत करता है? उपाधियों का अंत जो है ये अनुच्छेद 18 करता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 में क्या है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, यानी कि जो सरकारी नौकरी हैं उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 16। हालांकि जो ओबीसी, एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है, वो एक अलग प्रावधान है, या फिर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 16 की ये अपवाद भी है, ठीक है। अनुच्छेद 17 की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत इसमें बताया गया है, यानी कि कोई किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा। 18 की हम बात कर चुके हैं, इसमें उपाधियों का अंत बताया गया है। अनुच्छेद 19 क्या करता है, ये कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारत में रहने वाले लोगों को है, भारत में रहने वाले विदेशियों को यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, याद रखना। ओके, बताओ भैया, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र में मेगास्थनीज के अनुसार 64 द्वार थे, ठीक है। मेगास्थनीज की हम बात कर लेते हैं। तो मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। और मेगास्थनीज की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, ठीक है। और पाटलिपुत्र की हम बात करें मेगास्थनीज के अनुसार, तो सबसे पहले याद रखो, पाटलिपुत्र ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में 570 मीनारें थीं और द्वार कितने थे? तो 64 द्वार थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को और कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के लिए। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया? तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 104वां संविधान संशोधन, इसको डिटेल से समझ लेते हैं। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की सीटों में एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित है। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया है। कब तक? 25 जनवरी 2030 तक। पहले ये समय सीमा 25 जनवरी 2020 तक थी, ठीक है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन की मनोनयन की प्रक्रिया थी, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, इसको भी समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में हम बात कर लेते हैं। लोकसभा में एससी के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी जो हैं ये कुचिपुड़ी के प्रतिपादक हैं, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक फेमस डांस है, ठीक है। और राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ने न्यू दिल्ली में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए नाट्य तारंगनी संस्थान की स्थापना की थी। हम बात कर लेते हैं मोहिनीअट्टम की। तो ये केरला का नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है और कथकली कहाँ का है? केरला का डांस है। बताओ, कुंचुक्रूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे? कुंचुक्रूप की यदि हम बात करें तो ये कथकली के लिए फेमस थे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली कहाँ का नृत्य है? मैंने बताया केरला का नृत्य है। और कथकली से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं
उदय शंकर हैं, कृष्ण कुट्टी हैं, आनंद शिवरामन हैं, संताराम, राम गोपाल, मृणालिनी, साराभाई और रुक्मणी देवी, ये कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। बताइए गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और कहाँ पर? हिमालय में स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर हो जाता है। और याद रखना गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से तो ही होता है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? पहली बार स्वराज शब्द जो है ये कलकत्ता अधिवेशन में और 1906 में व्यक्त किया गया था। और उस समय ये जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता करी थी। अब बताइए कि एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एस विजय लक्ष्मी जो हैं ये संबंधित हैं चेस यानी कि शतरंज से। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस विजय लक्ष्मी जो हैं ये भारत की स्टार शतरंज खिलाड़ी हैं, चेस खिलाड़ी हैं और ये भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट पूछा जाएगा, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजय लक्ष्मी है, ठीक है। और भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी 1974 में और इनको 2001 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्टैटिक जीके यानी कि सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। यदि आप डिटेल में इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाणी बुक लॉन्च हो गई है, करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो गई है और साइंस की बुक लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए हमारी इन ई बुक को जरूर परचेस करें। दोस्तों यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। अब एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हम ये क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछे हैं। भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था और कब स्थापित किया गया था? दो बातें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा ही लगा ही होगा क्योंकि आपके बहादुर सर ने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। वीडियो अच्छा लगा फटाफट से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।